नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव सर में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जीएस जनरल स्टडीज़ के बारे में। और अक्सर एक सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ग्रुप 8 या ग्रुप 10 या ग्रुप 20 देशों के बारे में कि कौन सा देश इसमें शामिल है, कौन सा देश नहीं है, या कौन कौन सा देश G4 में है, कौन कौन देश G6 में है, कब शामिल किया गया, या आपका D10 क्या है। इन्हीं सब विषयों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं भविष्य में कोई अगर कुछ वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक स्वयं पहुंच जाए। दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये G4 क्या है। G4 क्या है दोस्तों? ये 2005 में इसका निर्माण किया गया था। हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है संयुक्त राष्ट्र में है, एक यूएनएससी है, सुरक्षा परिषद है। और सुरक्षा परिषद में 5 देश जो हैं वो आपके P5 कहा जाता है जिसको, ये वहाँ पर परमानेंट सदस्य हैं। इसमें आता है आपका यूएसए आता है, दूसरा आता है दोस्तों आपका यूके आता है, तीसरा आता है फ्रांस है दोस्तों, चौथा आता है चाइना है दोस्तों, और पांचवा आता है रशिया है दोस्तों। ये पांचों देश क्या है, यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद के ये परमानेंट सदस्य हैं। और इन देशों को वीटो पावर मिला हुआ है, यानी कि सुरक्षा परिषद में कोई भी अगर बिल पास होता है, कोई भी कानून बनता है, कोई भी एक्शन लेने की बात आती है, अगर इन पांचों देशों में से कोई एक देश उसका विरोध कर देता है तो वो कानून निरस्त हो जाता है बनने से पहले ही। तो इसीलिए दोस्त को यहाँ पर इन देशों को ये बहुत ज़्यादा पावर मिला हुआ है। तो उसी लिए यहाँ पर जो 4 देश हैं जिसमें आपके ये G4 आते हैं, जो 2005 में, इसमें आता है आपका ब्राज़ील है दोस्तों, दूसरा है जर्मनी है दोस्तों, और तीसरा है आपका जापान है दोस्तों, और पांचवा जो है वह भारत है। ये चारों देशों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम इन्होंने G4 रखा। और इस चारों देशों की मांग क्या है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के दावेदारी पर। ये चारों देश एक दूसरे के समर्थन करते हैं और इन चारों देशों का मांग है कि सुरक्षा परिषद में कुछ बदलाव किया जाए, ये P5 को बढ़ाकर उसकी संख्या को बढ़ाई जाए। और इसीलिए इन चारों देशों का एक ग्रुप बन गया दोस्तों, जिसको हम कहते हैं G4 ग्रुप कहते हैं दोस्तों। अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें दोस्तों, तो ये यूनाइटेड नेशन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है आपका यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये बहुत ही प्रमुख इकाई है आपका यूनाइटेड नेशन का। और इसका निर्माण किया गया था 1945 में दोस्तों। और 1945 में इसका निर्माण किया गया था। तो सबसे पहली बार 1946 में यहाँ यूएसए को, यानी कि अमेरिका को अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया था दोस्तों। उसके बाद 1946 में ही आपके यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को भी यहाँ का अस्थाई सदस्य, परमानेंट मेंबर के रूप में बनाया गया। फिर दोस्तों 1958 में यहाँ फ्रांस को अस्थाई सदस्य बनाया गया, यानी कि परमानेंट मेंबर उसको चुना गया। फिर दोस्तों 1971 में अमेरिका के सहयोग से चाइना यहाँ का अस्थाई सदस्य बन गया। उसके बाद 1991 में आपका रशिया जो है इसका परमानेंट सदस्य बन गया। रशिया क्या था दोस्तों, 1946 से लेकर 1991 तक यह यूएसएसआर का के अंतर्गत आता था, जिस कारण इसको वहाँ पर स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, रशिया को भी यहाँ का परमानेंट सदस्य बना दिया गया। जब 1945 में यह बना था दोस्तों, इसके 5 देशों का P5 कहा जाता है इसको। इन 5 परमानेंट देशों के अलावा इस पे क्या था, 10 अस्थाई सदस्य चुने जाते हैं। 10 जो है अस्थाई सदस्य जो होते हैं वो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं।
शुरुआत में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य संख्या थी वो मूल रूप से 11 थी दोस्तों। संख्या जो क्या थी 11 थी, लेकिन 1965 में इस 11 को बढ़ा करके वो 15 कर दिया गया। यानी कि 5 हो गए ये डेवलप्ड कंट्री परमानेंट सदस्य, और 10 जो है ये 10 देश जो है अस्थायी रूप से चुने जाते हैं, बारी बारी से चुने जाते हैं। तो G4 में क्या था, 11 सदस्य जो 4 बढ़ा दिया गया, इस पर जो सदस्य जो साथ बढ़ा दिया गया, ये जो 4 बढ़ाया गया ये G4 देश, यानी कौन कौन था इसमें दोस्तों, इसमें आपका ब्राजील आ गया, इसमें आपका जापान आ गया, इसमें आपका इंडिया आ गया, और इसमें आपका एक देश आ गया जर्मनी आ गया। तो इन चारों देशों में से बारी बारी से 2-2 साल के लिए इनको इन 15 सदस्यों में चुना जाता है दोस्तों। तो हालांकि ब्राजील की बात करें तो अब तक ब्राजील जो है अस्थायी रूप से जो सुरक्षा काउंसिल में चुना गया है, ये 10 बार चुना गया है दोस्तों। अब तक ब्राजील को इस पर 10 बार चुना गया है। जापान भी 10 बार चुना गया है। इंडिया इस बार भी, इंडिया 2021-22 2 सालों के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो यह 8 बार अब तक चुना गया है दोस्तों। और जर्मनी को जो है 3 बार चुना गया है दोस्तों, इस पर 3 बार चुना गया है। अगर हम बात करें दोस्तों देशों की 10 सदस्यों की, यानी कि अगर मान लीजिए 4 तो हो गए कि 11 पहले थे, उसके बाद अब 4 शामिल करके, तो अगर हम बात करें दोस्तों जो ये 15 सदस्य हैं, इसके चुनाव का जो है वो P5 तो है जो परमानेंट सदस्य हैं, जो वहाँ पर रहते ही रहते हैं, जिस पर आपको हम लोग जानते हैं कि अमेरिका है, आपका यूरोप है, फ्रांस है, रशिया है, और चाइना और जापान। ये 5 देश जो है यहाँ के परमानेंट सदस्य, चाइना और रशिया है, ये 5 देश यहाँ के परमानेंट सदस्य हैं। इसके अलावा जो ये 10 देश जो है इसको जो चुना जाता है, ये एशिया से चुना जाता है दोस्तों 2 देशों को, अफ्रीका से चुना जाता है दोस्तों 3 देशों को, अमेरिका से चुना जाता है यहाँ पर 2 देशों को, और यूरोप से चुना जाता है, उत्तरी और पूर्वी यूरोप मिलाकर के जो है 3 देशों को। ये कुल टोटल 10 देश आते हैं जो इस पर चुने जाते हैं। और बारी बारी से भारत अब तक दोस्तों 8 बार यहाँ पर अस्थायी रूप से चुना गया है। वो कब कब चुना गया है उसको हम थोड़ा सा देख ले दोस्तों। अगर उसको देखने की कोशिश करें तो भारत सबसे पहली बार अस्थायी रूप में 1951-52 में चुना गया था दोस्तों। फिर उसके बाद 1967-68 में चुना गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों भारत 1972-73 में चुना गया था दोस्तों। फिर भारत 1977-78 में चुना गया था। फिर भारत दोस्तों 1982-83 में चुना गया था दोस्तों। उसके बाद फिर भारत जो है 1991-92 में चुना गया था दोस्तों। 1 2 3 4 5 6। फिर भारत जो है दोस्तों 2009-10 में चुना गया था दोस्तों। और फिर भारत 2021-22 के लिए चुना गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार भारत अब तक चुना गया है दोस्तों यहाँ पर। सो 9-10 नहीं दोस्तों, ये 2011-12 होगा, सॉरी 2011-12 होगा, मनमोहन जी के कार्यकाल में चुना गया था। इस बार जो भारत है दोस्तों, यह 192 देश वहाँ पर शामिल है, उनके मत में भाग लिए थे मतदान में, जिसमें से भारत को जो है वो 184 मत मिला था दोस्तों। और भारत वहाँ पर अपना दावेदारी मजबूती के साथ वहाँ पर पेश किया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आगे देखेंगे, ये है G6 जो है दोस्तों, G6, ये G6 है, इसको फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज। 6 कंट्री क्या है ये, इसका निर्माण दोस्तों 1975 में किया गया था। 1975 में इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। इसका निर्माण जो है 1975 में किया गया था, जब दुनिया में आर्थिक संकट गहरा गया था। तब अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विकास को कैसे गति दे, इसमें 6 देशों ने एक ग्रुप बनाया, जिसमें आपके आ गया USA आ गया, उसके बाद UK आ गया, उसके बाद फ्रांस था इस पर दोस्तों, इस पर इटली था दोस्तों,
इस पर जर्मनी था दोस्तों, और इस पर जापान था दोस्तों। यानी कि ये 6 देश, 1 2 3 4 5 6, बाकी यूएसए जहां भी जाता है जापान को वहां जाना जरूरी होता है, जापान वहां रहता ही रहता है। इन 6 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और अपनी आर्थिक तरक्की या विकास को लेकर के ये चिंतन मनन एक दूसरे को सहयोग करने लगे। और ये दोस्त दुनिया के जो आर्थिक स्थिति है दोस्तों उसके 62% को यही 5 देशों के पास ये बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और इन्हीं देशों का यह समूह है दोस्तों। अपनी दुनिया का जो है यह 62% जो आर्थिक स्थिति है या आर्थिक जो गणना होता है उसका ये 62% ये का ये योगदान इसी 6 देशों का होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बाद में यहाँ पर जर्मनी को सॉरी कनाडा को शामिल किया गया दोस्तों, और यह ग्रुप जो है वह बन गया G7। बाद में इस पर कनाडा को शामिल किया गया, यानी कि 6 के अलावा एक कनाडा भी यहाँ पर शामिल हो गया दोस्तों, और ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज बन गया। उसके बाद दोस्तों G8 जो था वो 1998 में इस पर रसिया को भी शामिल किया गया। 1998 में रशिया was included in this group and the group became G8, group of 8 countries, 8 developed countries of the world। पूरी दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया और ये बन गया ग्रुप 8। उसके बाद दोस्तों फिर यह एक बार G7 बन गया। जब क्या हुआ 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को, यूक्रेन की राजधानी क्रीमिया पर अटैक करके उसको अपने में शामिल कर लिया, तब इस G8 के ग्रुपों में एक यूरोप के देशों में एक नाराजगी व्याप्त हो गई और इन लोगों ने G8 का जो मीटिंग रूस में होने वाला था 2014 में उसको इन लोगों ने कैंसिल कर दिया और G7 ग्रुप में क्या किया, रशिया को बाहर कर दिया गया। रशिया को वहां से बाहर कर दिया गया क्योंकि रशिया ने क्या किया, यूक्रेन की राजधानी क्रीमिया को अपने देश में शामिल कर लिया था। इससे खपा यूरोप के देशों ने उसको इस ग्रुप से ही बाहर कर दिया। तो ये G8 जो है ये G7 बन गया 2014 में दोस्तों। फिर दोस्तों अभी क्या है, इस ग्रुप को G10 बनाने की मांग चल रही है। इस पर आपका ब्रिटेन भी और अमेरिका भी इस बात से सहमत है कि इस G7 को संख्या को बढ़ाकर G10 किया जाए। और इसमें क्या है, अभी इंडिया, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को शामिल करने की बात चल रही है दोस्तों, जो हो सकता है 2021 में आने वाले वर्ष में यह G7 जो है G10 का रूप ले ले। यानी कि जब G10 ले लेगा, यानी कि यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को मिलाकर ये 10 देशों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। क्योंकि भारत अभी जो सबसे ज़्यादा तेजी से विकास कर रही वाले विकासशील देश है दोस्तों। भारत की आर्थिक स्थिति जो है दोस्तों भारत जो है दुनिया का 6ठा सबसे आर्थिक मजबूत देश, कंट्री वाला आर्थिक मजबूती वाला देश है दोस्तों। यानी कि 5 देशों के बाद 6ठा देश का अगर नंबर आता है आर्थिक स्थिति मजबूत में तो भारत का नाम आता है। इसलिए अब ये लोग भी चाहते हैं कि भारत को इस पर, ऑस्ट्रेलिया को और साउथ कोरिया को इस पर शामिल किया जाए। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि इनको शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे एक D10 ग्रुप को बनाया गया। D10 से पहले हम दोस्तों बात करेंगे G20 की बात कर लें, ग्रुप की बात करें तो इसके बाद दोस्तों ये G20 है, यह भी दुनिया के विकसित देशों का एक समूह है जिसमें 20 देश शामिल है दोस्तों। इसमें 20 देश कौन कौन है जरा उसको हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें 20 देश कौन कौन शामिल है। इसको याद करना बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको कोई ट्रिक्स नहीं, कोई ये नहीं, आराम से याद कर सकते हैं महादेश के हिसाब से। तो इसको अगर हम याद करें महादेश के हिसाब से, अगर हम इसको देखें तो G20 जो होता है, G20 में देश कौन कौन है, यहाँ पर यूएसए हो जाता है, यूएसए हो जाता है, यूएसए से ही आपका उत्तरी अमेरिका से कनाडा भी आ जाता है और एक मैक्सिको आ जाता है दोस्तों, ये मैक्सिको आ जाता है। फिर दक्षिण अमेरिका से दोस्तों ब्राज़ील आ जाता है
और वहां से अर्जेंटीना आ जाता है दोस्तों, अर्जेंटीना। ये 5 देश उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को मिला करके G20 में होते हैं। फिर यूरोप से जो दोस्तों है, तो यूरोप से हो जाता है यूनाइटेड किंगडम हो जाता है, फ्रांस हो जाता है, इटली हो जाता है, उसके बाद जर्मनी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम साउथ अफ्रीका से देखें तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया जाता है, साउथ अफ्रीका को भी यहाँ पर ये किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम मिड एशिया के मिडिल से देखें हम, तो वहाँ से आ जाता है टर्की आ जाता है दोस्तों, फिर UAE आ जाता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम एशिया की बात करें दोस्तों, इधर से आ जाता है रशिया है दोस्तों, अगला है चाइना है, फिर भारत है, फिर जापान है। उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया को शामिल किया जाता है, इंडोनेशिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 देश के अलावा क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक आ जाता है यूरोपियन यूनियन आ जाता है, यूरोपियन यूनियन आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर साउथ कोरिया आ जाता है दोस्तों, साउथ कोरिया। तो ये 20 देश है दोस्तों, ये 20 देशों को डेवलप्ड कंट्रीज का है G20 ग्रुप बनाएगी 19-20। ये 20 देशों का ये G20 समूह कहलाता है दोस्तों, जो अपने आर्थिक स्थिति के बारे में और जिसे बहुत सारी समस्याओं, जैसे अभी हाल ही में एड्स के बारे में इस G20 के सम्मेलन में डिस्कस किया गया था, चाहे वो आपका कोरोना काल के बारे में डिस्कस किया गया था, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के लेकर के चर्चा की गई थी। इसमें विकास के अलावा भी कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चाएं की जाती है आपसी सहयोग से दोस्तों। तो यही 20 देश इसमें शामिल है दोस्तों। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महादेश का है, ये आपका यूरोप का हो गया, ये आपका अफ्रीका का हो जाता है, मिडिल ईस्ट का, मिडिल में जो देश होते हैं मध्य एशिया है, उस मध्य एशिया के आते हैं, ये एशिया से ये हैं, और आपका ऑस्ट्रेलिया तो अलग से महादेश ही है दोस्तों। ये कुछ देश 20 देश हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो D10 D10 क्या होता है दोस्तों, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक 10, यानी कि डेमोक्रेटिक 10, यानी कि जिन देशों में चुनाव होता है, जो देश प्रजातांत्रिक देश हैं, उनको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक D10 देश। इनका जो इन G20 का जो है ग्रुप ऑफ 20 या 10 या 7 या 8 या 6 या 4 का जो 4 नहीं 6 का जो निर्माण किया गया दोस्तों, उसमें आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस ग्रुप का निर्माण किया गया है। किंतु इसके जो है इसका D10 का जो निर्माण करने के बारे में सोच रहा है, यूरोप इस पर अमल कर रहा है, इसमें आगे आकर कदम उठा रहा है। और G10 जो देश है इसमें शामिल किया जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा आपका, एक हो जाता है USA हो जाएगा, दूसरा हो जाता है कनाडा हो जाएगा, कनाडा हो जाता है, तीसरा हो जाता है UK हो जाता है, चौथा है फ्रांस है, पांचवा हो जाएगा इटली हो जाएगा, छठा हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। उसके बाद सातवां जो है दोस्तों वो है आपका USA, कनाडा, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान है। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया को, फिर ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद साउथ कोरिया को, इस साउथ कोरिया को मिला करके ये D10 का निर्माण करने की बात चल रही है। हालांकि यह कब तक फ्रूटफुल होगा ये देखने का है। जो D10 का जो निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन की रोकना, चीन जो इस प्रकार के 5G को लेकर के बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है या एडवांस होते जा रहा है, उसको रोकने की कवायद है यह D10। यानी कि क्या है दोस्तों, 5G जो है, 5G के क्षेत्र में अभी चीन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है दोस्तों। 5G जो है, कहा जा रहा है कि मनुष्य ने अब तक जितना तरक्की किया है, ये 5G के आने के बाद यह सबसे बड़ा तरक्की होने जा रहा है विज्ञान के क्षेत्र में दोनों।
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो आविष्कार होगा ये आपका 5G होगा दोस्तों, यानी कि ये 5th जनरेशन कहते हैं। अगर हम जनरेशन की बात करें तो 1G जो आया था दोस्तों ये 1981 में आया था, 2G आया था ये 1991 में आया था या 90 में आया था, और 3G जो था दोस्तों ये 1998 में आया था दोस्तों, और 4G जो था दोस्तों ये 2008 में आया था दोस्तों, और 5G जो है यह आने वाला है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि 1G की अगर हम बात करें तो जो मोबाइल फ़ोन हमें दिया गया था 1G 1980 में, उसमें क्या था, इस फ़ोन के द्वारा सिर्फ हम किसी से बात कर सकते थे, कॉल कर सकते थे, अन्य सुविधाएं उस पर उपलब्ध नहीं होती थी। उसके बाद जब 2G आया 1990 में आसपास में, तो उसमें क्या हो गया कि उसमें आप मैसेज भी भेजना शुरू कर दिए, यानी कि जिस मोबाइल में आप कॉल करते थे और उसे आप मैसेज भी भेज सकते थे। फिर जब 3G आया तो 3G में कॉल के साथ, मैसेज के साथ वीडियो कॉलिंग की भी शुरू थी और इंटरनेट भी इस्तेमाल होने लगा, हालांकि ये स्लो हुआ करता था, तो वो चीज़ आ गया। उसके बाद 4G आ गया, जो हम सब के पास आज अचानक 3G मोबाइल जो था उसको हम लोग कन्वर्ट करके 4G कर लिए थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी सुविधाएं होने लगा। हम यूट्यूब चलाने लगे, वीडियो बहुत तेज़ी से चलने लगा, यहाँ पर डाउनलोड करने लगे, अपलोड करने लगे हम, या इसकी स्पीड बढ़ गई। अब कहा जाता है कि जब 5G आएगा दोस्तों तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा ये होगा कि सबसे ज़्यादा स्पीड में यह होगा दोस्तों। इंटरनेट जो होगा, आप 4-5 GB का कोई भी मूवी मात्र 30 से 40 सेकेंड में डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, इतनी स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। और इसको 5G के डेवलप में क्या दोस्तों, 4 कंपनी लगी हुई है। एक है दोस्तों हुआवे लगी हुई है, जो चीन की कंपनी है हुआवे, दूसरा है नोकिया है दोस्तों, और तीसरा है इरिक्सन है दोस्तों। इरिक्शन है, यानी कि 5G के नेटवर्क को बिछाने में जो फाइबर की या जो अन्य इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इन्हीं देश से उसको लिया, इन्हीं कंपनी से इसको लिया जा सकता है। हालांकि नोकिया जो इक्विपमेंट बना रहा है या इरिक्शन जो बना रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा इसका प्राइस बहुत हाई है, लेकिन ये हुआवे जो बना रहा है ये बहुत ही सस्ता है। और इसी चीज़ से ये D10 के देश घबरा रहे हैं कि कहीं चीन इस माध्यम से पूरे दुनिया में ना छा जाए और उसका आर्थिक स्थिति कहीं इन 5 डेवलप्ड कंट्री से बहुत मजबूत ना हो जाए। इसलिए जो D10 बनाने के जो विद्या जो उपाय यूरोप में जो एक कवायद की है दोस्तों, उसका साफ मकसद है कि हम में से कोई देश मिल करके पैसा इन्वेस्ट करे और किसी देश में इस इक्विपमेंट, इसी कंपनी में से किसी एक कंपनी को वहाँ से हम सामान इक्विपमेंट बनाएं, और जो कहा होगा चीन से भी वो सस्ता हो। तो इसमें मुझे लगता है दोस्तों भारत से बेहतर जगह नहीं होगा। अगर भारत में 5G के जो इक्विपमेंट की अगर कोई कंपनी बनती है या कहीं पर भी देश में कहीं बनती है, तो यहाँ भारत में क्या होता है, मजदूर जो होते हैं बहुत सस्ते मिलते हैं। तो सस्ते मजदूर मिलने के कारण क्या होता है, इसकी जो इक्विपमेंट में जो लागत कम होती है वो लागत कम हो जाएगी, और लागत कम होने से क्या हो जाएगा, ये जो हुआवे कंपनी जो जिस कीमत में उपलब्ध करा रही है उससे भी सस्ता हो सकता है। तो हो सकता है कहीं ये देश कहीं भारत में इस कंपनी को सब ना लगा दे, और इसीलिए पर ये चल रहा है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों 5G के बारे में दोस्तों, तो 5G के आने के बाद कहा जाता है इंटरनेट का जो स्पीड हो जाएगा दोस्तों वो 1000 जो 4G के मामले में 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो 1000 Mbps से काम करेगा। अभी वो 10-20 Mbps काम करता है, इसके आने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1000 Mbps से काम करेगा, मेगाबाइट पर सेकंड से काम करने लग स्टार्ट कर देगा। दूसरी बात है दोस्तों क्या है, इसके आने से क्या हो जाएगा कि सेल्फ ड्राइविंग जो टेक्नोलॉजी है, सेल्फ ड्राइविंग कार, यानी कि कार अपने आप चलेगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पीड, इंटरनेट की बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है रियल टाइम को क्रिएट करने के लिए, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए भी अब बिना ड्राइवर के भी हमारी गाड़ियाँ चलने लगेगी। क्योंकि होता क्या है 5G में दोस्तों, इसका जो टावर लगता है
वो टावर क्या है, बहुत पावरफुल होता है और 100 मीटर की दूरी पर एक एक टावर लगता है ना। ये दूर दूर पर नहीं लगा जाए, जैसे कि अभी 4G का हम टावर देखते हैं या 3G का टावर देखते हैं, एक टावर यहाँ है तो एक टावर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर होता है, 4 किलोमीटर दूर पर होता है, 6 किलोमीटर दूर पर होता है। लेकिन 5G के टावर इतना दूर नहीं होता है, ये 100 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी चीज़ को पता लगाने बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए कोई मोबाइल है, इस मोबाइल को लेकर के कोई व्यक्ति किसी घर में बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति की एक्चुअल पोजीशन को ये 5G के कारण बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो इस बिल्डिंग के किस कमरे में, किस तल्ले में, कहाँ पर छुपा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है, ये आसानी से पता लगाया जा सकता है। और यही सबसे बड़ा इसका खोज होगा दोस्तों, 5G का अगर आ जाता है तो। उसके बाद दोस्तों इसका उपाय में क्या होता है, एक है कि इसके अलावा आप घर के जो आपके सामान है, घर में जो बिजली से चलने वाले सामान है, उसको भी आप दूर से ही कंट्रोल कर सकिएगा। यानी कि रियल टाइम कब कौन सामान कब बंद होगा, कब खुलेगा, इस सारी चीज़ों की यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलने वाली है दोस्तों। यानी कि 5G के आने के बाद एक क्रांति आने वाला है दोस्तों। तो यही था दोस्तों आपके G4, G6, G7, G8, G10, G20, D10 और ये 5G और 4G और 1G और 2G के बारे में जो जानकारी हम दे सके वो देने का कोशिश किए हैं दोस्तों। फिर से एक बार रिक्वेस्ट होगा दोस्तों जाने से पहले कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए हैं वीडियो में, चैनल में, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।